नमस्कार। मेरी कहानी मेरी जुबानी के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, भली भांति जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में प्रतिभा की कमी नहीं है और पिछले कई सालों से लगातार ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक नाम कमाया है, झंडे गाड़े हैं। लेकिन उनकी कहानी कहाँ से शुरू हुई, किस प्रकार वो अपने उस क्षेत्र में उन्होंने पदार्पण किया और एक नाम, एक छवि उन्होंने वहां पर छोड़ी है। आज मेरी कहानी मेरी जुबानी के इस अंक में हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर की बुलंद आवाज, जिनको जम्मू कश्मीर का किशोर कुमार भी कहा जाता है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं श्री दीपक जी। दीपक जी, हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी सभी को मेरी तरफ से और जय किशोर दा सबको। जिस तरह मैंने शुरुआत में कहा कि एक बुलंद आवाज है और प्रतिभा के आप धनी हैं अपने कार्य क्षेत्र में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? सफर की शुरुआत बस मान लीजिए मजाक मजाक में हो गई लेकिन पता नहीं था कि ये मजाक एक दिन मतलब एक पूरा अपना एक रंग दिखाएगा। चलो आज गुरुदेव किशोर कुमार जी की आशीर्वाद से आज मैं जो भी हूँ उनका आशीर्वाद है। लेकिन सफर की जो शुरुआत की बात करें वो जब मैं 8th 9th में था तभी हो गई थी। तो ऐसे गुनगुनाता था तो दोस्त फ्रेंड्स होते थे क्लास में, उनको अच्छा लगता था। फिर हम लोग ग्रुप बना के बैठे। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था अशोक, वो रिदम शिदम ढोलक उसका शौक था, तो मुझे गाने का था। वो डेस्क पे प्ले कर रहा था, मैं गाता था क्लास में। बस ऐसे ही लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए, आगे जाना चाहिए। फिर मैं एक लोकल ग्रुप था हमारा जम्मू कश्मीर का, उसके साथ अटैच हुआ। बस वहां से ही पहली बार माइक पकड़ी और अभी तक पकड़े रखे हैं लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपकी इनिशियली स्कूलिंग कहाँ से हुई? क्या घर में कोई इस संगीत या फिर इस तरह क्रिएटिविटी में कहीं ना कहीं एक था कोई? नहीं, ऐसा नहीं, घर में फैमिली में कोई नहीं था। मैं ही पहला बंदा हूँ अपनी जनरेशन में। तो मेरे बाद तो चलो अभी मेरा भाई भी है, तो मेरा बेटा भी इस लाइन में है। और स्कूलिंग की बात करें तो मैं प्राइवेट स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग की थी। 8th मैंने वहाँ पास की, फिर मैं रणवीर स्कूल में 12th पास की वहाँ से। फिर आगे चलता गया सिलसिला, म्यूजिक सीखने का भी शौक पैदा हुआ कि नहीं सीखना भी चाहिए। फिर मैंने गुरुओं से सीखा भी। इस इनिशियल सफर के बारे में जानना चाहूंगा। जिस तरह आपने कहा कि आपके जो मित्र थे वो ताल दिया करते थे, क्योंकि स्कूल कॉलेज में डेस्क ही हुआ करते थे जिनको बजा के हम रिदम और वो कहा करते थे। कब ये मन में आया कि इसको जीवन का एक अटूट हिस्सा बनाया जाए और कहीं ना कहीं इसको ही अपना कार्य क्षेत्र बनाए? देखिए बेसिकली 9th 10th में ही मैं इस लाइन में आ गया था। लेकिन उस टाइम हमें वो पैसे का नहीं था कि पैसे भी कमाने हैं, लेकिन पैसों की ज़रूरत तो काफ़ी थी, क्योंकि उस टाइम घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मेरे पापा भी मेहनत मजदूरी करते थे। तो लगता था कि नहीं पैसे, लेकिन हमें पता नहीं था कि पैसे किस लिए कमाए जाते हैं उस टाइम। आपको पता है वो टाइम ही ऐसा था। लेकिन फिर भी जब लगता था कि नहीं यार अभी यहाँ से वहां तक जाना है सीखने के लिए, अपने घर से सिटी तक, वहां पे भी 50 पैसे तो चाहिए किराया आने जाने का एक। तो वो फिर लगने लगा। फिर मैं किसी ग्रुप के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अटैच हो गया, फिर वहां से मुझे थोड़ी सी अर्निंग शुरू हो गई मेरी। फिर लगा नहीं यार ये काम ठीक है, मतलब इसमें पैसे भी हैं। तो उसको एक स्टेबल करने के लिए फिर सीखना पड़ा थोड़ा बहुत। फिर सीखे, बाकी गॉड गिफ्ट भगवान जय किशोर दा उनकी कृपा से उनको सुनते गए, उनके गाते गए बस। तो जम्मू में कहाँ रिहाइश कहाँ थी, कहाँ से इस पड़ाव का शुरुआत मिली? मैं जो हमारी जो रैश है वो वहाँ साइंस कॉलेज कॉमर्स कॉलेज, बड़ा मशहूर कॉलेज है दोनों, बस वहीं पे हमारा मेरी रेजिडेंसी वहीं पे है, घर मेरा वहीं पे है। तो हम वहीं पे रहते थे, अभी भी वहीं पे हैं। तो बड़े वो देखिए हैं, स्ट्रगल देखी है उस टाइम। कच्चे मकान होते थे, मतलब मेरी मम्मी ने काफ़ी मेहनत की है, मेरी माँ ने, मेरे पापा ने भी बड़ी मेहनत की है, लेकिन मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो आज उनकी मेहनत का जो फल हम लोग खा रहे हैं। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। परिवार से क्या सपोर्ट मिला? क्योंकि एक बिल्कुल हट के लाइन आप उस वक्त चुन रहे थे और खासकर जब उस समय की बात करें तो घर वालों का ये था कि या तो इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। तो कितना सपोर्ट मिला आपको? स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं था, मुझे तो मार भी पड़ती थी इस पे। मम्मा बोलती थी कि यार किस काम में पड़ गया तू, पढ़ो। तो मुझे छुप छुप के मुझे ना ये करना पड़ता था। मैं सुनाता नहीं था कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। रात को जागरण जाना है किसी के साथ, तो पूरी रात वहां पे रहना है, लेकिन करना क्या है मुझे समझ नहीं आती। फिर मैं थोड़ा सा ऐसे झूठ बोल लेता था कि मम्मी आज मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ, इसके घर में रहूंगा। फिर सुबह आना वहां से, फिर स्कूल जाना। मतलब उस टाइम मेरी स्ट्रगल शुरू हो गई थी।
तो घर की सपोर्ट बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जब थोड़ा पैसे वाली साइड से थोड़ा सा होने लगी, इनकम होने लगी, तो घर में भी लगा कि नहीं यार कुछ है। फिर उसके बाद खैर इतना नहीं, उस टाइम इतना होता नहीं था। फिर मैंने प्राइवेट भी किसी की शॉप पे मैंने काम किया। फिर उसके बाद और भी बड़े काम किए, जैसे फाइनेंस का काम होता है ना, वो भी मैंने किया हुआ है। लेकिन जिंदगी से सीखा बहुत कुछ है कि लाइफ जो है वो आपको, कभी मैं निराश निराश कभी मैंने हुआ नहीं कि आज मेरा काम नहीं हुआ या आज मुझे ये हो गया या मेरे पास। मैं हमेशा मैंने अपने आप से भी मैंने सीखा और लोगों से भी सीखा कि नहीं, जो मेहनत करेगा वो इंसान एक दिन कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेगा। जिंदगी इस जज्बे को सलाम आप भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कुछ शब्दों में इनको बयां करके बताइए। गा के ठीक है जी। तो किशोर दा का एक बड़ा ही बेहतरीन गीत जो आज की जनरेशन है, मैं उनके लिए उनको खासकर डेडिकेट करूंगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं किसी भी फील्ड में है तो आप जरूर उसमें कामयाब हो। लेकिन ये है कि अपना एक आपने ट्रैक एक रखना है। दो ट्रैक में दो ऐसे बोलना है कि दो कश्तियों में पाँव रखोगे तो डूब जाओगे। एक मेरा भी यही था कि मैं कहीं और भी जाऊं, लेकिन मैंने फिर ये इसी को अपना एक माई बाप समझ के मैंने काम किया पूरा दिल और जान से। तो आज आप सबके लिए डेडिकेट है गीत। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। बहुत खूब। और कहीं ना कहीं जिंदगी इस जज्बे को आप सलाम आपने अपने शब्दों में किया है। और जब परिवार को इसका आभास हुआ कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तो ठीक है लेकिन कला भी थी, आपकी क्रिएटिविटी भी थी, किस प्रकार या तो रियाज करते थे या किसी गुरु की तलाश में जिसने आपकी इस कला को और भी पॉलिश किया, उस सफर के बारे में जानना चाहेंगे। घर की सपोर्ट मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता होने लगी। मम्मा ने भी सपोर्ट करने लगी। मेरी माँ ही थी उस टाइम, शादी तो हुई नहीं थी। तो माँ ने फिर जैसे कहीं जाना है प्रोग्राम पे, कपड़े प्रेस करने, खाना, ये आज तेरा प्रोग्राम है, ठीक है, तू शाम को जा, ठीक है, कितने बजे आएगा, कितने बजे जाना है, कितने, ये सारा मतलब होना। तो उसके बाद गुरुओं का भी आशीर्वाद मिला। फिर मैंने संगीत सीखा अपने राकेश आनंद जी से, हरे कृष्ण जी से मैंने विद्या ली। और मैं पियानो प्लेयर भी हूँ, मैंने पियानो भी सीखा हुआ है और उसकी भी ट्रेनिंग मैंने ली। वो मेरे दीपू मोहंता हैं, वो बॉम्बे में हैं, वो मैंने उनसे सीखा हुआ है। बस सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, मेहनत भी चलती रही साथ में, और साथ में फिर काम। बेसिकली जब फील्ड में इंसान आ जाता है फिर उसके पास काम आना शुरू हो जाता है। फिर मेरे से भी कॉन्टेक्ट्स बनने लगे लोगों के साथ। स्लो स्लो चलता रहा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले कई सालों की कड़ी मेहनत का ही आज सिला है कि आप एक नाम है जम्मू कश्मीर में, उत्तर भारत में। जिंदगी में इस सफर में और कौन से ऐसे पड़ाव आए, खासकर अगर अचीवमेंट की बात करें, क्या उसमें मन में था बॉलीवुड की दुनिया कि मैं वहां जाकर भी मैं अपना संगीत वहां पर छेड़ूंगा? बिल्कुल इच्छा तो होती है, हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है कि मैं बॉलीवुड जाऊं, बॉलीवुड में काम करूं। मैं भी गया था 2005 में, मैं बॉम्बे गया था। लेकिन वहाँ पे मेरा कुछ स्टेबल हो नहीं पाया वहाँ पे। एक्चुअली उस टाइम मेरी शादी हो चुकी थी। तो 2005 में फिर मेरी बेटी छोटी थी, उसकी मुझे बड़ी याद आती थी सही बताऊं। फिर वो जब मेरे साथ, मुझे उसकी वीडियोस वगैरह देख के मुझे फिर वो ऐसे होता, फिर मैं वहां से वापस आया। लेकिन वापस मैं आया था कि मैं वापस जाऊंगा, लेकिन फिर मैं गया नहीं। लेकिन चलो गुरुदेव किशोर दा के आशीर्वाद से मैं अभी भी बॉम्बे तक जाता हूँ काम करने के लिए, फिर वापस आ जाता हूँ। लेकिन वो मुझे अब फील तो होता है कि चलो मैं उस टाइम था, अगर मैं रहता तो शायद कहीं आगे पीछे कहीं एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते। ये भी अच्छा ही है, बुरा नहीं है। अपने लोगों में बैठा हूँ, सबके साथ आपके साथ प्यार है, सबके साथ प्यार है, सब बुलाते हैं जिसको जरूरत होती है, दीपक को आवाज करते हैं, चलो ये दर्शकों, आपको मैं दीपक जी के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा जो शायद जग जाहिर नहीं है। दीपक जी एक अच्छे वॉलीबॉल के प्लेयर भी रह चुके हैं, और उस लाइन को क्यों नहीं चुना, क्योंकि आप वॉलीबॉल के प्लेयर भी रहते हैं? वो जैसे मैं इस लाइन में आया तो वो लाइन मेरी पीछे चलती गई। क्योंकि आपके सारे बैचमेट्स वॉलीबॉल से जुड़े थे। सारे लोग मेरे जो फ्रेंड्स थे वो आगे पीछे हो गए, फिर वो वॉलीबॉल किसके साथ खेलना। लेकिन जब मैं देखता हूँ किसी को वॉलीबॉल खेलते हैं, मुझे वो एक अंदर से जुनून पैदा होता है कि यार मैं भी एक स्मैशर रहा हूँ, मैं भी स्मैश करूँ या कुछ भी मजा आता है। वैसे वॉलीबॉल अच्छी गेम है।
कभी टाइम मिलेगा तो खेलेंगे दोबारा। सफर को जारी रखते हुए और कौन कौन से ऐसे पड़ाव आए, खासकर जब आपकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में बसनी शुरू हो गई और खासकर ये उपाधि भी आपको मिली जम्मू कश्मीर के किशोर कुमार, कैसा फील हुआ? देखिए, ये भी एक बड़ी मेरे लिए अच्छी बात भी है, मैंने सीखा बहुत कुछ इस चीज़ से। जब मैं किशोर कुमार जी को गाता था तो काफ़ी लोग मुझे बोलते थे कि तुम क्यों यार किशोर कुमार को गाते हो, इतने अच्छे सिंगर हैं उनको गाओ, नए नए सिंगर हैं उनको गाओ। तो मैं गाता था यार, पता नहीं, मैंने कहा मेरा मन नहीं करता किसी को गाने का यार, मैं सही बताऊं। तो बोलते नहीं यार, अगर आगे बढ़ना है, अगर अपने आप को अपडेट करना है तो यार तुम्हें नए सिंगरों के नए गाने गाने पड़ेंगे। तो फिर मैं अभी कंफ्यूज हो जाता, मैं कहा यार बात तो सही है इनकी, यार क्या करूं। लेकिन मैंने आप फिर मेरे जैसे ही मैंने कभी कोशिश भी की है, गाता तो मैं अभी भी हूँ गाने, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे अंदर से मन करता है कि नहीं, अब मैंने गुरुजी का एक आशीर्वाद, ये मैंने सोचा है कि बस मैं उन्हीं के गाने गाऊंगा, तो फिर मैंने छोड़ा नहीं इस चीज को। मैं उनके गाने गाता गया, गाता गया, गाता गया, गाता गया। पता नहीं, वो लोग बोलते हैं मुझे कि कभी कभी कि यार तुम्हारी आवाज किशोर कुमार से मिल रही है, मैंने कहा मुझे तो पता नहीं चलता यार शायद वो आ जाती है मेरे अंदर कहीं। तो जब भी मैं गाता हूँ कहीं भी, ये जरूर है कि मैं स्टेज पे चढ़ने से पहले उनको आशीर्वाद उनका लेता हूँ, उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि गुरुदेव आज मैं यहाँ पे गाने वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, आप आए मेरे पास, मेरे अंदर आए और गाएं आकर बस। एक ट्रिब्यूट लेजेंडरी किशोर दा के नाम। चलिए जी। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, अरे मैं वो परवाना हूं, पत्थर को मोम कर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, अरे मैं वो परवाना हूं, पत्थर को मोम कर दूं। इसके साथ एक छोटा सा लेता हूँ। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो यूं ही फिसल गए। आ आ आ ओडड़े ओडड़े ओडड़े। बहुत खूब, बहुत खूब। और दीपक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आज जिस मुकाम पे आज खड़े हैं, एक बहुत बड़ी तपस्या आपने अपने साथ की, अपने परिवार के साथ की, और जिसका सिला आज आपको मिल रहा है। क्योंकि ये सुरीली आवाज जिसके आप मालिक हैं, ये रातों रात नहीं बनी, और स्पष्ट तौर पर एक मेहनत, डेडिकेशन और पैशन इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस सफर में कौन कौन से ऐसे मुकाम आए जहां पर आपको सफलता के शिखर आपको मिले हैं? देखिए, अभी तक मेरे दिल्ली में जाता हूँ तो यहाँ पे वो एक पार्टी थी, वो आई थी यहाँ जम्मू, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे सुना, बोलते यार आप तो किशोर कुमार की तरह गाते हो यार। मैंने कहा पता नहीं, आपको लगा होगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप गाते हो यार, आप एक काम करो, हमारे वहाँ पे हमारा फंक्शन है, आप आओगे? मैंने कहा हाँ, मैं दिल्ली जाता हूँ। तो ठीक है, उनका काफ़ी अच्छा शो था, तो मैं गया वहाँ पे। तो अभी उन्होंने मुझे अलीगढ़ बुलाया था और अच्छी खासी पेमेंट भी दी उन्होंने, और आगे जो नेक्स्ट प्रोग्राम भी दिया उन्होंने, मुझे अच्छा लगा मुझे। तो जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ ऐसे भी थे कि एक दिल्ली में काफ़ी बड़ा शो हुआ था, होता रहता है वैसे हर साल। तो मैं रैंडमली वहां पे गया था, इनवाइटेड था, गाना नहीं था मैंने। तो जब मैं वहां पे गया तो किसी रीजन से मुझे वहां पे गाना पड़ा। जो ऑनर थे उन्होंने बोला कि नहीं तुम गाओगे, तुम गाओगे इधर। तो मैंने कहा सर मैं तो आया नहीं, मैं तो चलो किसी के साथ गया था, उनको उन्होंने गाना था। तो बोलता नहीं तुम गाओगे दीपक। फिर मैंने गाया, और मेरे लिए वो काफी बड़ा एक मतलब, मैं बड़ा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था वो, आप यकीन मानेंगे विवेक जी, वहां पे कम से कम 20,000 लोग थे वहां पे, 20,000 लोग थे। और उसका वीडियो भी मेरे यूट्यूब पे अपलोड भी है। उन लोगों के बीच में जब मैंने गाया, इतनी बड़ी स्टेज, वाह मजा आ गया। वो मेरे लिए काफी एक, अभी भी मुझे मजा आता है, अभी भी मैं जाऊंगा। नेक्स्ट टाइम मेरा प्लान है कि मैं वहां पे जाके फिर से एक बार उस शो में गाऊं। लेजेंडरी किशोर दा, जो आपके गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, किस प्रकार न केवल अपने स्वर बल्कि अपने कार्यक्रमों से आप उनको ट्रिब्यूट देते आए हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, किशोर नाइट सीजन 1 से मैं चल रहा हूँ। तो जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है, जो लोगों का आशीर्वाद, लोगों का साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ा शो होता है मेरा, तो इसमें बिना स्पॉन्सर्स के तो मैं चल नहीं पाता। तो 3 सीजन मैं इसके कर चुका हूँ, अभी 4th सीजन इसका रेडी है बिल्कुल। कोशिश है कि इस मंथ हम लोग इसको कंप्लीट करें, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो जन
में हम लोग इसको ओके करेंगे। किशोर नाइट सीजन 4, उसमें बिल्कुल एंट्री फ्री होती है, टिकट कोई नहीं होती, जम्मू के सभी लोग आते हैं और सुनते हैं और मजा लेते हैं किशोर कुमार के गीतों का। और इस सफर की क्योंकि आप अकेले ही चले थे। मैं इसमें बोलना चाहूंगा एक चीज कि इसमें कुछ लोग हैं जो मेरा बड़ा साथ देते हैं। एक जम्मू टूरिज्म और कामधेनु पेंट्स, सुभाष नंदा जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त मित्र, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने वही कहा कि आप अकेले आपने सफर अकेला शुरू किया था, लेकिन अब कई पड़ाव भी आ चुके हैं। और क्या आपका एक ग्रुप के तौर पर काम कर रहे हैं, ताकि एक टीम जब काम करती है अच्छे तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, टीम है हमारी, किशोर द फैन क्लब हमारा एक क्लब है मेरा। ऐसे दीपक म्यूजिक एंटरटेनमेंट नाम से मेरा एक बैंड है, लेकिन किशोर द फैन क्लब हमारा एक क्लब है जो किशोर नाइट्स करवाते हैं हम लोग उसी क्लब में। उसी क्लब में कुछ मेंबर्स हैं हमारे, टीम मेंबर्स, ऐसे उसमें म्यूजिशियंस हैं मेरे, कुछ और भी लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं जिनकी बिना राय के हम लोग नहीं करते काम। की जब हम बैठते हैं पहले गाने सीक्वेंस बनेगा, कौन कौन से गाने होने चाहिए, लास्ट टाइम कौन से थे, इस बार कौन से, कुछ कुछ लोगों की फरमाइशें भी होती हैं बीच में, हमने उसको भी एक मैशअप टाइप बनाया होता है कि सब लोग खुश हो जाएं। उस हिसाब से इस बार भी देखिए आप, कोशिश तो है एक अच्छा करने की, बाकी करने वाला तो ऊपर वाला। इसमें कोई दो राय नहीं, पिछले कुछ सालों से लगातार खासकर जम्मू कश्मीर में जो संगीत का अगर मौसम है या फिर थिएटर का है, एक्टिंग का, उसमें बड़ा बदलाव भी आए हैं। किस प्रकार उस बदलाव से, क्योंकि अब आप शीर्ष श्रेणी में आ चुके हैं और कई जो बड़े अच्छे रिप्यूटेड प्रोग्राम्स हैं उसमें आप एज जज भी, जूरी मेंबर्स भी शामिल हुए हैं। जम्मू में इस वक्त जो टैलेंट है खासकर संगीत के क्षेत्र में, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए अभी काफ़ी अच्छा है, प्लेटफॉर्म्स अभी लोगों के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी हैं, जो न्यू जनरेशन आ रही है, जहाँ नए सिंगर जो आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अभी। अभी अभी रिसेंटली मैं एक शो में जज किया मैंने, वॉइस ऑफ डुग्गर में। उनका भी एक अच्छा मैंने सिस्टम देखा, उनका रहने का उन्होंने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया था बच्चों का। जैसे बाहर आप जाते हैं बड़े बड़े शोज में, इंडियन आइडल देखते हैं, वो उनमें भी उन्होंने क्या किया होता है कि बच्चों का अरेंज किया होता है, उन्होंने वहाँ वैसे सेम किया था, खाने का अरेंज, होटल का अरेंज, उनके आने जाने का, उनके लिए स्पेशल गाड़ी छोड़ने आ रही है, पूरा मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने देवेंद्र ठाकुर जी हैं, तो मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया, मैंने कहा ये आपने बहुत बड़ा कदम ले लिया है। ये बोलते नहीं, ये हमारी भी एक टीम है उसके, मैंने कहा फिर भी लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग भी उनकी सपोर्ट करें, क्योंकि एक अच्छा डोगरी, खासकर डोगरी वास्ते बड़ा अच्छा है वो प्लेटफॉर्म है वो। तो जेह्ड़े साढ़े डोगरी बच्चे गाना चाहते हैं तो उत्थे जरूर पार्टिसिपेट करन। और भी जैसे आप बात कर रहे हैं कि कल्चर अकेडमी या कुछ भी, सब लोग अपनी तरफ से अच्छा ही करते हैं, बाकी गवर्नमेंट की कुछ अपनी पॉलिसीज होती हैं आर्टिस्ट को कैसे प्रमोट करना है, कैसे नहीं करना है। तो पीछे 2 साल पहले तो काफी अच्छे शो हो रहे थे, काफी सारे बड़े बड़े सिंगर आए थे। अभी थोड़ा सा मुझे डाउन डाउन लग रहा है थोड़ा सा। जम्मू जम्मू की जनता के नाम क्या एक संदेश अपने संगीत के जरिए आप देंगे? जम्मू की जनता देखिए, सबसे प्यार करें, सबका साथ दें, एक दूसरे को हेल्प करें। अगर आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अगर आपके पास 10 रुपये हैं उससे भी आप किसी की मदद करें तो ज़रूर, क्योंकि भगवान उसी को आगे ले जाता है जो किसी की मदद करते हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा अपना जाती है कि आप ये ना सोचें कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास बड़ा कुछ है, मेहनत करें। तो जैसे विवेक जी ने कहा, एक गाना गा देता हूँ मैं, मेरा फेवरेट है वो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। एक गाना मैं विवेक जी को डेडिकेट करना चाहूंगा सर, आपके लिए। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू ना जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए,
तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत बढ़िया। दीपक जी, हमारी साथ वाली जो स्टेट है पंजाब की अगर बात करें, वहाँ म्यूजिक इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा पनपी है। क्या जिस तरह का सपोर्ट पंजाब में नजर आ रहा है, यहाँ पर उसकी कमी नजर आ रही देखिए मुझे लगता है कि हम लोग बेटर हैं ज्यादा। है? हाँ, क्योंकि हाँ जम्मू कश्मीर में अभी अगर आप स्टेज ठीक है वहां पे, वो पंजाब का मुकाबला तो खैर कोई नहीं कर सकता, पंजाबी बड़ी दूर पुजी दी है तो हमें बताते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा ना हटके काम कर रहे हैं, थोड़ा वहां पे भी काम हो रहे हैं। लेकिन अगर लेवल की बात देखा जाए तो कुछ चीजों में हम लोग पीछे भी हैं, कुछ चीजों में हम लोग आगे भी हैं। संगीत की बात करें तो पंजाब अभी पंजाबी गाने का देखिए अब, अभी 2 साल की पहले की बात है, मेरा एक शो था तो मैंने स्पेशल वहां पे ना इंग्लिश गाने वाली लड़की लेके गया था। वहां पे कुछ ना फॉरेनर आ रहे थे, उन्होंने मुझे स्पेशल बोला कुछ फॉरेनर आ रहे हैं वहां पे तो वहां पे आप, तो मैंने लड़की एक वेस्टर्न गाती है, मैंने उसको हायर किया, मैंने कहा तुम वहां पे आधा घंटा पौना घंटा तुम इंग्लिश गाने गाओगी। तो जैसे मैंने थोड़ा बॉलीवुड गाया तो उन्होंने एंजॉय किया बॉलीवुड पे, किशोर कुमार के गानों पे उन्होंने जो सुनते थे वो बेसिकली। तो जब मैंने उस एंकर ने उस लड़की का नाम इंट्रोड्यूस किया तो वो आई तो उसने गाया शुरू किया एक वेस्टर्न गाना, तो उसमें से एक फॉरेनर आया था, नो नो ओनली पंजाबी। आप यकीन माने कि एक भी गाना नहीं किसी ने सुना वहां पे। उसी टाइम पंजाबी शुरू हुआ, पंजाबी सिंगर जो था मेरे साथ उन्होंने पंजाबी गानों पे नचाया उनको फिर, इसलिए पंजाबी बहुत दूर पहुंच गई है लेकिन हमें सीखना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, देखिए कुछ चीजें हैं हमें हमें डेवलप करनी पड़ेंगी। जरूरी नहीं है कि आप पजामा कुर्ता में ही अपने आप को प्रेजेंट करो, आप कोट पैंट डाल के भी आप डोगरी गा सकते हो, जिसमें पर्सनालिटी लगे आपकी, आप बाहर जाओ। तो कुछ चीजें हमें भी करनी पड़ेंगी, पंजाब बहुत दूर पहुंच गया है। आज अब जिस मुकाम पे है, पीछे मुड़ के देखते हैं तो अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं तो अपने आप को वहीं पे पाता हूँ जहाँ पे था मैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो है वो ऐसा ही होना चाहिए जैसे था मैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इतनी बुलंदियों में पहुंच गया हूँ या बड़ी दूर पहुंच गया हूँ। मुझे लग रहा है अभी मुझे स्ट्रगल करनी है और अपने आप को अप करना है और सीखना है और अच्छे अच्छे लोगों से मिलना है, अच्छे से लोगों से बातें करनी है, अच्छे से लोगों से काम करना उनके साथ। काफी कुछ सीखने की जरूरत है अभी। और आने वाले समय को किस नजरिए से देखते हैं? क्या प्लान लेके आने वाले समय में आप चलेंगे? आने वाला समय जो मेरा है, माता वैष्णो देवी की कृपा से अच्छा ही होगा। और फ्यूचर यही है कि जो मेरी न्यू जनरेशन, मेरा बेटा जो है आए मेरे इस जो है वो कुर्सी को संभाले, आगे ले जाए, दीपक म्यूजिक एंटरटेनमेंट और किशोर दा फैन क्लब को आगे चलाए। मैं उसको कर रहा हूँ अभी, वो सीख रहा है, अभी वो छोटा है अभी वो, लेकिन कर लेगा वो। अर्धांगिनी से कितना सपोर्ट मिल रहा है? ये ना हो कि वो बोले कि नहीं आपने म्यूजिक को ही अपनी जिंदगी दे दी है। उनसे भी पूरा सपोर्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनसे फुल फुल सपोर्ट जिसको बोलते हैं, 101% है, ये कोई बटरिंग नहीं है सच में सच में। शौक है उनको भी। मेरे घर वाले पूरा मेरा सपोर्ट करते हैं, सब लोग, चाहे मेरे बेटी हैं चाहे मेरा बेटा है, छोटा है ना वो, लेकिन वो पूरा रहता, पापा यार ये वाला ब्लेजर मत पहनो आज, ये इसको चेंज करो, ये पिछली बार आपने डाला, इसको चेंज करो, आप एक काम करो, अच्छा आपका वो रह गया, पापा पापा को बोलो ये डालो। मतलब पूरा, छोटा है उसको पता चल गया कि कैसे कैसे करना है पूरा मेरी तरह। मैं उसको भी ड्रेसअप चाहिए, ब्लेजर लाने हैं, उसको भी बड़ा शौक है ये चीजों का और आप यकीन मानेंगे कि अभी वो छोटा है लेकिन न्यू जनरेशन का बच्चा है वो, लेकिन गाने उसको किशोर दा के ही पसंद है। मैं उसको बोलता हूँ ये वाले बोलते नहीं यार ये क्या गाने हैं, पग घुंघरू बांध मेरा नाची, ये गाना सुनो पापा मतलब एक खून में ऑटोमेटिकली उसके बीच में है, ऑटोमेटिकली। चलो जी। तो एक संदेश यहाँ से क्या देंगे उन कलाकारों के लिए जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन प्रतिभा उनमें है? मेरा मैसेज है उन सभी कलाकारों के लिए जो अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं या आ चुके हैं। सबसे पहले अपने आप को डाउन टू अर्थ रखें, हर एक की इज्जत करें, सम्मान करें गुरु, क्योंकि यही फील्ड बची है जिसमें हम लोग पैरों के हाथ लगा के आशीर्वाद लेते हैं गुरुओं का। बाकी तो आजकल स्कूलों में भी गुड मॉर्निंग सर, गुड नमस्ते भूल गए सब लोग। चलिए ठीक है, अपडेट करना चाहिए अपने आप को। और मैसेज ये है कि आप लोग मेहनत करें, अच्छे गुरुओं से सीखें और अच्छा खाएं, अच्छा पिए, नशे की तरफ ना जाएं।
संगीत से जुड़े। संगीत एक ऐसी चीज है कि अगर आप किसी भी डिप्रेशन में भी हैं तो आपको वो बाहर निकालेगा। संगीत से जुड़े, नशे से ना जुड़े। तो आपने देखा दीपक जी आज जिस बुलंदी पे हैं उसके बावजूद भी जमीन से जुड़े हुए हैं, और यही संदेश उन लोगों के लिए भी है जो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में कि जमीन से जुड़िए, बेशक आप बुलंदी पे पहुंचे हैं। क्योंकि अगर एक पेड़ भी तूफान में खड़ा रहता है तो वो टूट जाता है, जो हल्का सा झुकता है तो कहीं ना कहीं वो संवर जाता है, सज जाता है। दीपक जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, मेरी कहानी मेरी जुबानी के संग पे आए, अपनी कहानी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, आप सबका भी धन्यवाद। थैंक यू।